बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल लीगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो आप ही के कुछ सवालात से मुतल्लिक है, और इससे कबल भी हमने इसके हाफ पोर्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वीडियो हमने बनाई थी तब इकरारनामा मुआहिदा बै क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल की हैसियत क्या होती है। आज हमारे पास एक सवाल था कि अगर किसी शख्स से ज़मीन ख़रीदने का मुआहिदा हो, उसने पैसे ले लिए, अब ज़मीन का इंतकाल या रजिस्ट्री करवाने से वो इनकारी हो जाए और उसकी नीयत ख़राब हो जाए, तो उस सूरत में क्या किया जाए। पहले इसका पस मंज़र समझ लेते हैं, इसका ये इस तरह के मामलात होते क्यों हैं। नॉर्मली आपके हाँ ये इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान मामलात इस तरह तय पाते हैं कि आप कुछ पैसे किसी दूसरे शख्स को दे देते हैं। 50 लाख की एक प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, कोई घर है, उसका आपका एक आपस में एग्रीमेंट हुआ जिसमें आपने 25 लाख रुपए उनको दे दिए। कुछ सूरतों में कब्ज़ा आपको मिल जाता है, कुछ सूरतों में कब्ज़ा भी बाद में मिलता है, लेकिन आपका एक टाइम तय हो जाता है। आप उसको लिख लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं और उसमें तय कर लेते हैं कि बाकी के जो 25 लाख रुपए हैं वो बाद में फ़लाँ तारीख़ को मैं आपको अदा कर दूंगा और उसके बाद आप जाकर इसको मेरे नाम पे करवा दीजिएगा। अब मामलात इस तरह होते हैं कि जो बेचने वाला बंदा है, जो फ़रोख्त करने वाला बंदा है, उसकी या तो नीयत ख़राब हो जाती है, कुछ सूरतों में लोगों को अपनी कोई मसाइल हो जाते हैं, उनकी कोई अपनी ज़रूरत बन जाती है जिससे वो इनकार कर देता है कि जी मैं अब आपको ये जगह आपके नाम नहीं करवाऊंगा, बल्कि अगर उसने कब्ज़ा दिया हो तो कहता है खाली कर दें, अगर कब्ज़ा नहीं दिया हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वे इनकार कर देता है कि आप अपने पैसे वापस ले लें। और कुछ सूरतों में जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो पैसे भी वापस नहीं देते। अब लोगों के लिए ये मसला है कि इस सूरत में क्या किया जाए। कुछ जो लोग लिटिगेंट होते हैं जिनके मुकदमात ऑलरेडी दीवानी मुकदमात, सिविल मुकदमात चल रहे होते हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता होता। जो जिस तरह हमसे किसी ने सवाल किया उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ। इस सूरत में आपके पास जो एक ऑप्शन है वो स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस का दावा होता है। मुआहिदा तमील ख़ास का एक दावा होता है सिविल कोर्ट के अंदर, वो आपकी रेमेडी है इस तरह के मामलात में। अब होगा क्या, जब आपको एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दो लोग आपस में प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करते हैं और कानूनी तौर पे उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इसको लिख कर किया जाए और उसको रजिस्टर करवाया जाए, जिसको आप नॉर्मली देखते हैं रजिस्ट्री की शक्ल में, जो आप लोग आपस में रजिस्ट्री करते हैं, ये कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा लोग कोई किसी दूसरे को कोई चीज़ देता है तो उसके बाद उसका इंतकाल भी डायरेक्टली करवा सकता है, जाके पटवारी या तहसीलदार जहाँ पे वो निज़ाम चल रहा है वहाँ पे जाकर वो पटवारी या तहसीलदार के पास बयान देकर दोनों पार्टियों का आपस में वो एक मुआहिदा भी तय होके और वहाँ पे ही इंतकाल भी हो जाता है। लेकिन जब इस तरह के मामलात में दूसरी पार्टी इनकारी हो जाती है और वो आपको नहीं ये आपके उस मामलात को पूरा करने की तरफ नहीं आते, तो इस सूरत में आपके पास एक कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का ये कानून है। मतलब जिस तरह हम बहुत सारे कवानीन पढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम वो कवानीन फॉलो कर रहे हैं जो सालों सैकड़ों सालों पुराने हैं। ये भी 1877 का एक कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके तहत आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, जिसमें आप ये बताएंगे कि जनाब मेरा इस बंदे के साथ ये वाला एक एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट में हमारा आपस में तय हुआ था कि ये मुकम्मल जायदाद की कीमत चूँकि 50 लाख है, मैंने उसको 25 लाख रुपए दे दिए थे और हमारा 3 माह का या 6 माह का या जितना भी आपके उस मुआहदे के मुताबिक आपका टाइम हुआ होगा कि इस टाइम के तहत हमने ये फ़ैसला किया था कि फ़लाँ टाइम के ऊपर मैं आपके बाकी पैसे आपको अदा कर दूंगा और आप ये चीज़ मेरे नाम पे कर देंगे। अब चूँकि वो टाइम आ गया और ये बंदा हमें नहीं दे रहा, अब नॉर्मली तो ये होता है कि वो बंदा पैसे नहीं दे रहा तो आपको फौरी तौर पे दावा करना चाहिए। समटाइम्स आप लेट भी हो जाते हैं, उस सूरत में भी कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। अगर आपका कुछ टाइम गुजर गया तो फिर भी वो लिमिटेशन की कोई अगर आप रीज़न दे दें, ज़ायदुल मियाद की जो आपका हुआ है दावा, उसकी कोई रीज़न्स दे दें तो वो एंटरटेन कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल आपको पूरे टाइम के ऊपर जब वो वक्त आ जाता है तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अगर वो इनकार करता है तो अदालत से रुजू कर लें। अदालत में जाकर आप एक दावा दायर करते हैं जिसमें आप सारे अहवाल बताते हैं कि जनाब इतने में मुआहिदा हुआ था, ये उसकी कॉपी है, ये हमारा एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, इस तरह के मामला थे, ये शराइत थी और इतने टाइम के अंदर इसने मुझे हैंड ओवर करना था। अब वो टाइम आ गया, अब ये बंदा इनकार कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा। तो बहुत सारे जो सियाने लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो इस तरह की लिटिगेशन करते रहते हैं, कार्रवाइयाँ अदालती करते रहते हैं, वो तो कुछ अर्सा पहले ही अदालत के अंदर दायर कर देते हैं ताकि दूसरी पार्टी जो है वो अगर उसका जवाब आना है तो वो पहले ही आ जाए। अगर वो राज़ी है तो वो बता देंगे, अगर वो नहीं राज़ी तो अदालत में इनको भी रिलीफ ज़्यादा मिल सकता है, ताकि क्योंकि ये वक्त पर अदालत में आएँ। अच्छा, जब आप ये दावा दायर करते हैं तो उसके साथ आपने एक स्टे की दरख्वास्त देनी है, जो कि आपका CPC जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ज़ाब्ता दीवानी है, उसके ऑर्डर 39 और उसका रूल 1 और रूल 2 उसके तहत जो है वो एक दरख्वास्त दायर की जाती है जिसमें आप स्टे मांगते हैं।
उसमें आप ये कहते हैं कि जनाब जब तक मेरा और इसके ये मामला तय नहीं होते और ये केस डिसाइड नहीं होता, इसको पाबंद कर दिया जाए कि ये वाली जायदाद जो है वो कहीं किसी और को ना दे दे। कहीं ये अगर आप उसके ऊपर काबज़ हैं तो आप मांग लेते हैं कि कहीं मुझसे ये खाली करवाने के लिए गैर कानूनी तौर पर ना आ जाए, तो लिहाजा इस मामले को यहीं पे रोक दें जब तक ये फ़ैसला नहीं होता। अब आपने अगर सारे शवाहद दिए, आप ये साबित कर देते हैं कि आपके मामलात बिल्कुल ठीक थे, आपके पार्ट के ऊपर कोई गलती नहीं है, आपके बिहाफ पे कोई चीज़ गलत नहीं हुई, जो आपस में आपके वो क्लॉजेज़ जो आपने लिखी हैं उस एग्रीमेंट टू सेल में, जो इकरारनामा मुआहदा बै में, अगर आपकी तरफ से उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अदालत आपके हक़ में आपकी शहादत के बाद, उनकी शहादत के बाद, सारे मामला देखने के बाद आपके ही हक़ में फ़ैसला करती है कि चूँकि आप बिल्कुल हक़ पे हैं, आपका ये मुआहदा हुआ था और इतने में मुआहदा हुआ था, तो जिस बंदे ने आपको बेचनी थी वो पाबंद है कि वो अब आपके नाम पे इसको करवाए, तो आपको बआसानी डिक्री मिल जाती है। अब कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी पार्टी जो है वो जानबूझकर नहीं आती, या दूसरी पार्टी जो है वो आप उस तक पहुंच नहीं पाते, उसको वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो पाती। ऐसी सूरतों में भी अदालतें जो हैं वो आपको एक डिक्री करवा के, पहली सूरत तो ये है कि अगर केस का फ़ैसला हो गया तो अदालत उसको हुक्म देगी कि जाएं और इसके नाम पे करवाएं, तो वो बाउंड हो जाएगा कि अदालत का हुक्म है और मैं जाऊं, अदरवाइज़ मेरे ऊपर तो इन्हें अदालत लग जाएगी। लेकिन अगर दूसरी शर्त यह है कि दूसरी सूरत यह है कि आप जाते हैं और वो मामला तय नहीं हो पाते, वो अदालत में आता नहीं है, इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो भी अदालत की डिग्री के जो अदालत आपको डिग्री इशू करेगा, उस डिग्री के बिहाफ पर या उस डिग्री के थ्रू आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके ये सारी चीज़ें अपने नाम पे करवा सकते हैं। उससे अदालत जो है वो पैसे अदालत में जमा हो जाते हैं। इस सूरत में वो बंदा बाद में ले सकता है अदालत से, और अदालत आपको हुक्म देती है और रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों को भी हुक्म देती है कि फ़ौरी तौर पर इस बंदे के नाम पे शिफ्ट करें, मेरे इस हुक्मनामे की जो है वो तामील करें और इस बंदे को दें, ये इसका हक़ है। तो ये जो आजकल कॉमन भी है, आजकल लोगों के इस तरह के मसाइल होते भी हैं। प्रॉब्लम्स जो इसमें होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि चीज़ें जो 6 माह कबल जो आपने एक एग्रीमेंट किया होता है, 6 माह के बाद प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ जाता है और बेचने वाले की नीयत ख़राब हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बेचने वाले से कोई गलती हो गई है और वो उसको बाद में रियलाइज़ होता है। इस तरह के मामलात की सूरत में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करके, मुआहदा तामील ख़ास का दावा करके आप ये रिलीफ अदालत से ले सकते हैं। और एक और बात जो आप याद रखेंगे कि अगर इस तरह की मामले के अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप काबज़ हैं, तो ये भी याद रखिए कि आपको गैर कानूनी तौर पर जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं होता, आपको उस प्रॉपर्टी से निकाला नहीं जाएगा। वो कब्ज़ा जब आपको एक दफ़ा मिल चुका है तो वो कब्ज़ा इस केस के डिसाइड होने तक आपके पास ही रखा जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मामला अगर हो जाता है तो आप बआसानी अदालत के ज़रिए, आपकी सिविल अदालत जो है, आपकी दीवानी की अदालतें जो हैं, उसके ज़रिए आप ये रिलीफ ले सकते हैं और वो बंदा बाउंड होगा कि आपके नाम पे करवाए या डायरेक्टली डिग्री के थ्रू भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।